अभी हमने डिस्कस किया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एक्सरसाइज के और इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है एक्सरसाइज 6.4। क्या कहता है ये? A weightlifter is holding a barbell with mass of 10 किलोग्राम fixed on each side of the bar। जो वेटलिफ्टर है वो बारबेल को उठाता तो उसके दोनों तरफ का जो वो है बारबेल, उनका वेट कितना है, मास कितना है, 10 किलोग्राम, जो बार पे फिक्स है दोनों तरफ, है ना। द मास ऑफ द बार इटसेल्फ इज 10 किलोग्राम, और जो बार है जिसपे वो बारबेल फिक्स है उस बार का मास भी 10 किलोग्राम है। ये देखिए अंडरलाइन कर लीजिए कि ये मास तो दोनों बारबेल का और ये बार का है, ठीक है। हाउ मच फोर्स इज शी अप्लाइंग टू कीप द बारबेल स्टेडी। और ये डायग्राम जो पहले एग्जांपल शुरू में हमने डिस्कस किया वेटलिफ्टर वाला, वही डायग्राम आप रेफर कर लीजिए। तो उसमें उसने उसको होल्ड किया हुआ ऐसे, है ना। तो उसको स्टेडी पोजीशन में रखने के लिए कितना फोर्स उस वेटलिफ्टर को लगाना है। तो देखिए टोटल मास अगर बात करते हैं, टोटल मास ऑफ बारबेल विथ बार, उस बार सहित उस बारबेल का टोटल मास कितना हो जाएगा? 10 तो दोनों का हो गया, 10 ही हो गया, तो कितना हो गया? 30 केजी, 30 किलोग्राम। और वेट कितना हो जाएगा? टोटल वेट कह देते हैं, टोटल वेट ऑफ द बारबेल दैट इज 30 इंटू 9.8। बिकॉज वेट क्या होता है, वेट का फार्मूला है ना W इज इक्वल टू mg। ओके, तो बारबेल जो है उसका वेट, ये वेट लिफ्टर ने ऐसे जो उठा रखा है ये, तो इसका वेट तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और ये दोनों हैंड है उसके, है ना। तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ये। अब वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो जितना वेट उसका डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्ट कर रहा है, उतना ही फोर्स उसको अपवर्ड में लगाना पड़ेगा, तभी वो आपस में बैलेंस कर पाएंगे और वो रेस्ट में रहेगा, स्टडी कंडीशन में रहेगा बारबेल। तो वेट निकालते हैं तो ये मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 30 इंटू 9.8, 0 हट गया तो 3 8 साल कितना होता है? 24, 3 9 साल 27 प्लस 2 294 न्यूटन। ये 294 न्यूटन फोर्स आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये डाउनवर्ड है किसका? बारबेल का वेट। तो वेटलिफ्टर को भी इतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, समझ में आया बेटा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी तभी तो वो उसको बैलेंस कर पाएगा। जितना वेट बारबेल का डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, उतना ही फोर्स उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तभी वो स्टडी कंडीशन में रहेगा, बैलेंस कंडीशन में रहेगा। तो ये बैलेंस सिचुएशन हो जाएगी फोर्स की। ये दोनों फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स और जो वेट है, ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो दैट विल बी द बैलेंस सिचुएशन ऑफ द फोर्स। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। A student is trying to push a stationary block of 25 kg। एक ब्लॉक है, उसको एक स्टूडेंट है, लड़का है, उसका आगे जाके नाम भी बताया राहुल, वो उसको पुश करने की कोशिश कर रहा है जिसका मास है 25 किलोग्राम। तो मास लिख दीजिए 25 केजी, एक तो दिया आपको। ओके, आगे क्या कहता है? ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, मतलब कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे उसको पुश करने की कोशिश कर रहा है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिंग दिस मोशन इज 50 न्यूटन। ये क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 50 न्यूटन। कि अगर ये ब्लॉक है, ये बॉक्स है, ये फ्लोर पे रखा है और ये स्टूडेंट इधर पुश कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रहा है, इसमें अपोजिट इसके, है ना। तो क्या कह रहा है? ये 50 न्यूटन है, ये 50 न्यूटन इधर एक्ट कर रहा है, ठीक। डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन 2 सेकेंड। तो अपने को 2 सेकंड में उस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इफ राहुल पुशेस इट विद ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ नंबर 1 50 न्यूटन एंड 55 न्यूटन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब वो दो अलग अलग, एक बार एक केस में 50 न्यूटन फोर्स लगाएगा, दूसरे केस में वो 55 न्यूटन फोर्स लगाएगा। इन दोनों कंडीशन में 2 सेकंड के बाद उस बॉक्स का या ब्लॉक का अपने को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो देखिए पहले केस की बात करते हैं, टाइम कितना है? 2 सेकंड। फर्स्ट केस की बात करते हैं, तो जितना फोर्स ये राहुल लगा रहा है उस ब्लॉक पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है।
है ना। सो फर्स्ट केस में क्या होगा, नेट फोर्स इन फर्स्ट केस, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक विल बी zero. Net force on block will be zero. Why? Because how much force Rahul is applying in forward action, same force is exerted by the force of friction in opposite action. जो नेचुरल फोर्स है वो भी अपोजिट एक्शन में उतना ही लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो हो गया, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. सो displacement of block will be जीरो. इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा. अब दूसरा केस लेते हैं कि नेट फोर्स कितना लग रहा है. यहाँ पे आपको फोर्स नेट निकालेंगे तो फोर्स कितना लग रहा है राहुल फॉरवर्ड एक्शन में 55 न्यूटन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट एक्शन में कितना लग रहा है 50 न्यूटन. तो नेट फोर्स यहाँ सेकंड केस में जरूर कुछ आएगी बात आपके पास. तो नेट फोर्स, तो देखिए नेट फोर्स कितना हो जाएगा 55 फॉरवर्ड एक्शन में माइनस 50 अपोजिट में, तो 5 न्यूटन फोर्स आया नेट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में. अब नेट फोर्स आ गया आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में, टाइम दिया हुआ है, मास दिया है, और हमको क्या कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट. तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मास है और फोर्स आ गया, तो एक्सेलरेशन निकाल लीजिए. A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम से, A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, तो नेट फोर्स 5 न्यूटन, मास कितना 25, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया. अब यूजिंग इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन, u s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s क्या है फाइंड करना है अपने को, u0 है t2 प्लस हाफ इंटू 0.2 इंटू कितना टाइम है 2 स्क्वायर, और s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 0.2 इंटू 4, 2 2 4, तो 0.4 मीटर. s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसका बेटा 0.4 मीटर. आफ्टर 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक विल बी 0.4 मीटर इन सेकंड केस. इन फर्स्ट केस इट विल बी जीरो. गॉट इट? समझ में आ गया ना? बड़ा आसान है, बेसिक आपका क्लियर हो गया है ना, तो आप इजीली कर पा रहे हैं, सब चीजों को समझ पा रहे हैं और कर पाएंगे, गारंटेड आप कर लेंगे, है ना. लेकिन ये अपने आप से भी प्रैक्टिस करना बेटा. ऐसा नहीं कि मैंने सॉल्यूशन दे दिया हो गया इसको पढ़ लिया. नो, यू हैव टू प्रैक्टिस. इसको आपको अपने आप से प्रैक्टिस जरूर करना है. अभी देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी. क्या कहता है ये, एग्जांपल 6.6, अ स्पोर्ट्स कार ऑफ मास 1500 किलोग्राम. स्पोर्ट कार है, उसका मास है 1500 किलोग्राम, इज मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट एंड इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर. ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दिखाया हुआ डायग्राम में अपने को, है ना. कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार ड्यूरिंग. अपने को क्या कैलकुलेट करना, फोर्स एक्टिंग ऑन द कार ड्यूरिंग मतलब कौन से टाइम में, 0 to 5 सेकंड. ये देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस में टाइम दिया है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी दी है. पहला है 0 से 5 सेकंड के केस में, 0 से 5 सेकंड ये इधर जाता है ग्राफ. फिर 5 to 10 सेकंड ये वाला ग्राफ है, 5 to 10, और 10 to 15 ये ग्राफ इधर स्लोपिंग डाउनवर्ड है ना. अगर आप देखते हैं इस ग्राफ को तो पहले स्लोपिंग अपवर्ड है ना, ग्राफ अपवर्ड जा रहा है. तो 0 to 5 सेकंड फर्स्ट केस बात करते हैं. तो सबसे पहले आप देखिए कि मास कितना दिया आपको, m is equal to 1500 किलोग्राम. मास ऑफ द कार इज गिवन 1500 किलोग्राम. ओके, गॉट इट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. मास दिया है और अब आपको 0 to 5 सेकंड में वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाती है. देखिए वेलोसिटी पहले 0 थी, ओरिजिन पे वेलोसिटी 0 थी, और आफ्टर 10 सेकंड वेलोसिटी बिकम्स, सॉरी आफ्टर 5 सेकंड वेलोसिटी बिकम 10 मीटर पर सेकंड. तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेंगे, और टाइम भी दिया है तो गिवन टाइम में, तो अल्टीमेटली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन. वेरी गुड. ए का फार्मूला फर्स्ट केस की बात करो तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज 10 माइनस 0 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, 5 2 10, so that is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया. तो F इज इक्वल टू एम ए.
F इज इक्वल टू एम ए, एम कितना 1500 इंटू 2 कितना हुआ 123,000 न्यूटन। दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन। ये फोर्स कितना होगा टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि कार की डायरेक्शन दी है आपको तो डायरेक्शन के साथ में लिखिए आंसर को भी। दूसरा केस 5 सेकंड टू 10 सेकंड में कितना फोर्स एक्ट करेगा, तो देखिए सेकंड केस में अगर आप देखते हैं तो क्या हो रहा है, सेकंड केस में O से A और A से B यहाँ पे कह देते हैं और ये C कह दो यहाँ पे। तो O से A हमने निकाल लिया। अब A से B में देखेंगे तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। 5 to 10 सेकंड देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। in time 5 to 10 second car is moving with constant velocity। so acceleration of car will be zero, acceleration of car will be zero, therefore force act on the car will be also zero। so F is equal to ma and F will be 1500 into 0, so that will be 0 Newton। and थर्ड केस में क्या कहता है आपको 10 सेकंड टू 15 सेकंड। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं थी, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही थी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही थी, तो इंक्रीज हो रही थी तो क्या था, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था। अब यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन तो होगा यूनिफॉर्म, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अब स्लो हो रही है, फाइनली वो रिड्यूस होकर जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे भी निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी लिखेंगे। तो अब फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस 10 अपॉन 5 विद टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड का आएगा, तो माइनस 10 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो F इज इक्वल टू एम ए दैट इज इक्वल टू 1500 इंटू माइनस 2, तो माइनस 3000 न्यूटन। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, कि ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कार की वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होगी, दैट डायरेक्शन विल बी अपोजिट, मींस टुवर्ड्स वेस्ट। अगर ईस्ट है तो मैं डायरेक्ट वेस्ट लिख देता हूं ना, अपोजिट की जगह, है ना, क्लियर है ना बेटा, गॉट इट। तो ये तीनों एग्जांपल्स हो गए एक्सरसाइज वाले। अब इसमें पॉज एंड काउंटर में भी 3 प्रॉब्लम दी आपको। पहली प्रॉब्लम में कहा है कि एक टॉय कार है जिसका मास है 100 ग्राम, है ना, एंड ये मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड से, 0.5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है कार। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। जो क्लियर है, क्वेश्चन में आंसर दे दिया है। मैंने आपसे कहा है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ो बार बार। आपको ये क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड पे शो कर दिया, बुक का प्रिंट आउट आपको शो हो रहा है। आप देखिए कि क्वेश्चन आप बार बार पढ़ो कि टॉय कार ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड, मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया भैया, जीरो। यस, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, और जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। वेरी गुड, क्या बात है, ऐसे आंसर आ गया। देखो मैंने कहा ना क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप, दूसरा एक क्वेश्चन एक और दिया है कि two children are there, they are sitting on identical swings and which child required more force to produce the same acceleration। दोनों दो बच्चे हैं लेकिन दोनों के मास डिफरेंट है ना, लेकिन वो जो स्विंग है वो आइडेंटिकल है, और उनमें आइडेंटिकल एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस करना तो किसमें ग्रेटर फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है। तो देखिए दो बच्चे हैं, दोनों के मास अलग है, तो जिस बच्चे का मास ज्यादा है, जिसका ग्रेटर मास है, उसके लिए ग्रेटर फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी टू प्रोड्यूस द सेम एक्सेलरेशन एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F इज इक्वल टू ma
इसके अकॉर्डिंग अगर एक्सेलरेशन सेम चाहिए तो जिसका मास ज़्यादा है उसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा मास है तो ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा ना उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। तो सेम अमाउंट का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना तो जिस बच्चे का मास ज़्यादा है उस पर ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उनको स्विंग करवाना है और झुलाना है, तो एक्सेलरेशन के लिए फोर्स जो लगाना है एक्सेलरेट सेम एक्सेलरेशन के लिए, तो सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स लगाना वो ज्यादा मास वाले बच्चे पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। गॉट इट, वेरी गुड। तीसरा केस है कि ये जो ग्लास आइटम्स जो रखते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन में जब यूज होते हैं, तो इनको हाउ दिस कैन बी प्रोटेक्टेड, कैसे कि उन्होंने कहा कि वो बबल रैप में या फिर हम हे मीन्स घास का जो सूखी घास होती है उसमें कवर करके रखते हैं, जस्ट टू फॉर द प्रोटेक्शन। क्यों ऐसा करते हैं बेटा, कि जब ये ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं ग्लास आइटम, तो ये जस्ट फॉर द प्रिवेंशन, मतलब सॉरी प्रोटेक्शन के लिए, ब्रेकिंग टूटने से बचाने के लिए ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ये सूखी घास में या जो बबल रैप होता है, देखते हैं ना प्लास्टिक का एक वो रहता है उसमें बबल्स बने होते हैं तो बबल रैप बोलते हैं उसको, तो इसमें रखने से क्या होता है कि कभी अगर कहीं जंग लगता है तो इम्पैक्ट जो होता है तो वो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि वो टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ने से वेलोसिटी रिड्यूस जीरो रिड्यूस होने में टाइम लगेगा और एक्सेलरेशन कम होगा, तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स रिड्यूसेस, टाइम बढ़ने से इम्पैक्ट ऑफ फोर्स रिड्यूसेस, क्योंकि अगर सूखी घास है या बबल रैप है तो उसके कारण क्या हुआ, इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं आके वो टाइम लग जाता है उसको वहां तक पहुंचने में ग्लास आइटम तक, तो वो जो टाइम बढ़ रहा है उसके कारण क्या होता है, एक्सेलरेशन रिड्यूस हो जाता है और इम्पैक्ट ऑफ फोर्स भी रिड्यूस हो जाता है, और इस तरह से वो सेफ रहते हैं, इस तरह से हम उनको टूटने से बचा सकते हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड हैं। और भी प्रॉब्लम्स है, आप प्रैक्टिस करते रहें, बस ये कि एक ही कंडीशन है बेटा कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। कई बार जैसे मैंने कहा भी है क्वेश्चन में आंसर छुपा था, सेकंड कॉज एंड वंडर का जो सेकंड क्वेश्चन था आपने देखा उसमें क्वेश्चन में आंसर दे दिया, तो कई बार ऐसी कंडीशन को क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन आपको समझना है क्योंकि बेस आपका स्ट्रांग है, बेस आपका अच्छे से हो गया क्लियर, तो आपको बेसिक चीजें क्लियर हो गई तो आपको आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है बेटा, और आप कर लेंगे बेटा, आप सब समझदार हो यार बेटा, बहुत समझदार होशियार बच्चे हैं हमारे यहाँ। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने डिस्कस किया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब हम बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, है ना। हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या डिस्कस किया कि जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को लगता है तो कैसे उसका बिहेवियर चेंज होता है, कि वेलोसिटी चेंज होती है, नेट फोर्स जब एक्ट करता है ना, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, समटाइम फोर्स चेंज द डायरेक्शन आल्सो। अब हम बात करते हैं कि क्या दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दो ऑब्जेक्ट जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे कि नहीं लगाते हैं, क्या कहना आपका, आपने छोटे लोअर क्लासेस में पढ़ा है ये। यस, दे विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन ईच अदर। एक एग्जांपल दिया है कि सपोज यू किक ए फुटबॉल, आप फुटबॉल को किक करते हैं, है ना, देन व्हाट यू आर डूइंग, आप अपने पैर से उस पर फोर्स लगा रहे हैं, किक करते वक्त आप फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर, तो क्या फुटबॉल भी आपके पैर पर फोर्स लगाता है, क्या आपको ऐसा फील होता है, क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जब आपने उसको किक किया तो उसने भी आपके पैर पे फोर्स लगाया, आपको कुछ महसूस होता है, क्या होगा आपका आंसर, यस लगेगा ना आपको, कुछ थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आता है। तो ये ऐसा क्यों है कि आपने फुटबॉल पे फोर्स लगाया, फुटबॉल ने भी आपके ऊपर फोर्स लगाया है, ये दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन आपने पढ़ा है ना लो क्लास में, तो ये दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट हो रहे हैं तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स कैसा होता है, चलिए एक एक्टिविटी की मदद से हम समझते हैं कि क्या कंडीशन होती है ना, कि दो फोर्स कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट में। एक एक्टिविटी दी 6.5, देखिएगा कि आप एक चेयर पे बैठे हैं जिसमें व्हील लगे हुए हैं, चेयर में जो गेमिंग चेयर होती है, ऑफिस चेयर होती है ना व्हील वाली, तो चेयर पे आप बैठे हैं और एक लार्ज हेवी टेबल रखी है आपके रूम में, आपकी स्टडी टेबल बहुत हेवी है वो, है ना, तो उसमें कंडीशन थी कि आप चेयर पे बैठे हैं एंड देन यू पुश द टेबल बाय योर हैंड। ओके, जब आप टेबल को पुश कर रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ, है ना, आप ऐसे पुश कर रहे हैं, उसको बैठे हैं और आपके पैर दोनों ऊपर है, हवा में है, चेयर पे रखे हैं, जमीन से टच नहीं कर रहे हैं, फ्लोर पे टच नहीं कर रहे हैं, तो पैर आपके चेयर में एयर में है, हवा में है ना, चेयर के ऊपर टिका लिए अपने, और आप उसको पुश कीजिए टेबल को, जब आप पुश कर रहे हैं तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाते हैं, यू आर अप्लाइंग फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी चेयर ऑटोमेटिकली जब आप उसको ऐसे पुश करके छोड़ दे, पकड़ के नहीं रखना, पुश करना है,
तो आप देखते हैं कि आपकी चेयर पीछे की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है ना, है ना, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। अब इसी सिचुएशन को चेंज कर दीजिए। अब इसको क्या करना है, चेंज कर देना है। अगले पार्ट में आपको क्या करना, यू पुल द टेबल टुवर्ड्स यू, आप उस टेबल को अपनी तरफ पुल कीजिए। जब आप अपनी तरफ पुल करते हैं तो क्या देखते हैं आप, क्या देखेंगे आप, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अब आप टेबल की तरफ मूव करना शुरू कर देती है आपकी चेयर, है ना। तो ऐसा कैसे हो रहा है, देखिए आपको समझिए। पहले वाले केस की अगर बात करते हैं, आपने टेबल को पुश किया था तो आपने फोर्स जो अप्लाई किया वो किस डायरेक्शन में अप्लाई किया था, फॉरवर्ड डायरेक्शन, आपसे अवे, यू आर पुशिंग द टेबल अवे फ्रॉम योर साइड, आपसे दूर की तरफ, उसको आपसे दूर आप उसको पुश कर रहे हैं। लेकिन आपकी चेयर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं टेबल पे उसके अपोजिट मूव करती है, आपकी चेयर पीछे की तरफ मूव करने लगती है। और जब आप टेबल को अपनी तरफ पुल करते हैं, खींचते हैं, तो आप टेबल की तरफ मूव करने लगते हैं। तो दोनों केस में क्या देखा कि आपने फोर्स लग रहा है, दो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। आपने एक फोर्स लगाया और टेबल ने भी आपके ऊपर फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने लगाया उसके अपोजिट लगाया। ये एक एग्जांपल हो गया, है ना। ऐसे और एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज यू आर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, आप चलते हैं। तो जब आप चलते हैं तो आप चलने में क्या करते हैं, फोर्स जो है ग्राउंड पे लगाते हैं वो अपने पैरों से बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, है ना। तो ग्राउंड जो है, सरफेस है, रोड है, ग्राउंड है, वो आपके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। रनिंग करते हैं तब भी, रनिंग में भी अपने पैर से जो एड़ी है वो टच करती है पैर, पंजा, तो वो पीछे की तरफ फोर्स लगाता है ग्राउंड पे, जमीन पे, और वो आपको फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा देती है। और एग्जांपल लेते हैं, आप साइकिल पे बैठे हैं, यू आर सिटिंग ऑन अ साइकिल, और दोनों पैर आपने जमीन पे टिका रखे हैं, तो क्या साइकिल मूव करेगी? नहीं। अगर आपको मूव करना तो क्या करना है, पेडल लगाना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको बिना पेडल लगाए फॉरवर्ड मूव करना है। क्या आप कर सकते हैं? सोचिए, बिना पेडल लगाए आप साइकिल को आगे मूव करवा सकते हैं या नहीं? यस, करवा सकते हैं। आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि करवा सकते हैं। कैसे? आप साइकिल में बैठे, दोनों पैर टिके हुए हैं, आप बोलेंगे सर यार कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है, पेडल नहीं लगाएंगे? अब मैं बता रहा हूँ कैसे, कि आपने जो पैर टिकाए वो उन पैर से आप उस फ्लोर को, उस सरफेस को बैकवर्ड पुश कीजिए। आप पैर को जैसे बैकवर्ड पुश करेंगे तो जो रोड की सरफेस है जिसको आपने बैकवर्ड पुश किया वो आप पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, आपके अपोजिट। जिस फोर्स से आप, जितना फोर्स आपने बैकवर्ड उस पे लगाया उतना ही फोर्स वो आप पे आगे की तरफ लगाती है और मूव करने लगती साइकिल, है ना। थोड़ा सा चलेगी फिर आप पुश कीजिए, तो ऐसे आप चाहें तो बिना पेडल लगाए भी थोड़ा मूव करते चले जाएंगे, क्योंकि आप जितना फोर्स सरफेस पे लगा रहे हैं, रोड की सरफेस पे, उतना ही वो सरफेस आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है, एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू मूव। है अजीब चीज, है ना। लगा आपको कि मूव कर सकते हैं, पॉसिबल है। यस। और ऐसे घूमने वाला एग्जांपल मैंने बताया। अब घूमने वाला एग्जांपल में कि अगर आप वॉक कर रहे हैं ग्राउंड पे या रन करते हैं, और उस स्थिति में क्या होता है कि अगर वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है और आपने जैसे सरफेस को, रोड की, ग्राउंड की सरफेस को बैकवर्ड पुश किया, क्या होगा उस स्थिति? थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए कि फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, यू विल स्लिप, यू विल फॉल डाउन, गिर जाएंगे। एंड दैट, उसी रीजन से, क्यों ऐसा होता है बेटा, फ्रिक्शन नहीं है, या कोई स्लिपरी रोड है, गीली सड़क है, कई बार होता है ना स्मूथ सरफेस, तो उस पर भी ऐसा होता है, फ्रिक्शन कम होता है। तो उसका रीजन है कि आप जो फुटवियर पहनते हैं, जूते वगैरह पहनते हैं, तो देयर आर ग्रूव्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सोल ऑफ फुटवियर। ग्रूव्स मींस जो कट्स रहते हैं ना, होल होते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं कि वो फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देता है। वो फ्रिक्शन को बढ़ाएगा तो क्या होगा, आप इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेस फ्रिक्शन है तो वहां पे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा इस कारण से। या आपने टायर्स को देखा हो, टायर्स में भी कट रहते हैं और थ्रेड्स होते हैं, तो वो भी रोड और टायर की सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन कम होता है उसको बढ़ाते हैं। ये थ्रेड्स और जो कट्स टायर में प्रोवाइड किए होते हैं, टायर्स जो होते हैं व्हीकल के, ये टायर्स में भी ऐसे आपके कट देखे होंगे आपने, वो थ्रेड्स होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ा देती है। ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो फ्रिक्शन को बढ़ा देता है, किसमें, टायर की सरफेस और जो सरफेस जिस पे टायर चल रहा है उसके कांटेक्ट के बीच में फ्रिक्शन को बढ़ाने का काम करता है। एंड दैट्स व्हाई व्हीकल कैन राइड विदाउट स्किडिंग। स्पेशली रेनी सीजन में जब स्मूथ जो आपकी सड़क गीली हो जाती है या बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस है रोड की, तो वहां चांसेस स्किडिंग के बढ़ते हैं फ्रिक्शन कम होने से।
तो इस कारण से वो फ्रिक्शन बढ़ जाता है और आप स्मूथली मूव कर पाते हैं। समझ गए? तो ये सारे एग्जांपल हो गए। अब इन सब चीजों में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि दो फोर्स लग रहे थे, चाहे वो आपका एक्टिविटी वाला टेबल चेयर वाला एग्जांपल लिया या बाइसिकल वाला लिया या आप वॉक कर रहे हैं, जितना आप फोर्स लगा रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में वॉक करने में, उतना सरफेस ऑफ रोड या ग्राउंड आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है। ये बाइसिकल वाले केस में भी वही एप्लीकेबल हो रहा है, और टेबल चेयर वाले में जितना आपने टेबल पे फोर्स लगा उतना टेबल ने आप पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। तो ये फोर्स तो लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये कैसे है, क्या नेचर है इनका, मैग्नीट्यूड कैसा है, तो क्या मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है या अनइक्वल है, उसको वेरीफाई करने के, वैसे तो मैं बोल रहा हूं आपको इक्वल है ना मैग्नीट्यूड, लेकिन अब ऐसे बोलने से तो काम नहीं चलेगा, हमें वेरीफाई भी करना होगा। एक एक्टिविटी और दी है आपको, एक्टिविटी 6.6। उस एक्टिविटी में क्या है, दो स्प्रिंग बैलेंस आपको लेना है। ये देखिए आपको दिख रहा है डायग्राम में, शो किया है मैंने प्रिंट आउट। तो दो स्प्रिंग बैलेंस ली है और दोनों स्प्रिंग बैलेंस के हुक जो है आपस में ऐसे अटैच कर दिए हैं और उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दिया, हॉरिजॉन्टल टेबल पे। और दूसरी स्प्रिंग, एक स्प्रिंग बैलेंस है, उसका जो बचा हुआ हुक है, जो उसमें जो होल दिया है हुक में, उसको आपने एक इमूवेबल सपोर्ट पे फिक्स कर दीजिए, जो मूव नहीं कर पाता है ना। कि सपोज आपने कोई ऐसा फिक्स या वॉल पे किल नेल है उसमें फिक्स कर दीजिए, और आप उसको वर्टिकल भी लगा सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। तो आपने ऐसे उस पे फिक्स कर दिया। वॉल में भी हॉरिजॉन्टल आप कर सकते हैं, जैसे ये बोर्ड है, यहाँ एक नेल है, नेल में फंसा दिया हुक, और ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, दूसरा हुक ही है, आपस में ऐसा है, मैंने इधर से पकड़े, और दूसरा हैंड, दूसरी स्प्रिंग बैलेंस का दूसरा हैंड है, उसमें अपनी फिंगर को फिक्स कर दीजिए एंड देन यू पुल इट। तो सेकंड स्प्रिंग बैलेंस को आपने पुल किया तो दोनों की स्प्रिंग स्ट्रेच्ड होगी, दोनों स्प्रिंग बैलेंस की स्प्रिंग स्ट्रेट होगी, दोनों के जो स्केल है जिसमें पॉइंटर लगा हुआ मेजरमेंट के लिए वो भी चेंज होगी। तो आप दोनों की रीडिंग नोट कर लीजिए, आप दोनों की रीडिंग नोट करो। उसके बाद इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करो, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के फोर्स अपने हाथ से अप्लाई करके। आपने पहले एक जेंटली एक पुल किया, रीडिंग देखी, थोड़ा और फोर्स बढ़ा के मूव उसको पुल कीजिए, और हार्डली उसको पुल कीजिए। तो ऐसे अगर आप देखते हैं कि 4-5 बार आप रिपीट करते हैं अलग अलग मैग्नीट्यूड के फोर्स लगा के, तो आपने देखा होगा, रीडिंग को नोट कर लीजिए, और आप जब कंपेयर करेंगे उस रीडिंग को तो क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट, क्या देख पा रहे हैं, आपको लगेगा कि दोनों स्प्रिंग बैलेंस जो है, दोनों स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग सेम थी, दोनों की रीडिंग सेम है, और दोनों क्या मेजर कर रही है, फोर्स अप्लाइड। आपने जितना फोर्स, पुलिंग फोर्स उस पे लगाया है सेकंड स्प्रिंग बैलेंस पे, उतना ही फोर्स फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस ने आपके फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट अपनी तरफ लगा लिया है। जितने फोर्स से आप एक स्प्रिंग बैलेंस को पुल कर रहे थे, उतने ही फोर्स से पहली वाली भी अपनी तरफ पुल कर रही है। मींस ये जो फोर्स के मैग्नीट्यूड है ये कैसे हैं, इक्वल हैं, डायरेक्शन अपोजिट है। दिस टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन बट द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस आर सेम। दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। जब ऐसी कंडीशन है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो ये फोर्स क्या है, आपने पहले पढ़ा है बैलेंस अनबैलेंस फोर्स में बैलेंस फोर्स है ना, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं होगा। ये बैलेंस्ड इसलिए नहीं कि ये जो दो फोर्स लग रहे हैं, वहां क्या था, एक ही ऑब्जेक्ट पे दो डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, एक फॉरवर्ड लग रहा तो दूसरा बैकवर्ड, सिंगल ऑब्जेक्ट पे। लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं है, यहाँ जो फोर्स लग रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन के हैं, लेकिन ये जो फोर्स लग रहे हैं वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं। आप हर एग्जांपल को लीजिए, अपन ने जितने भी अपने अभी तक डिस्कस किए इस टॉपिक में, कि सबसे पहले मैंने एग्जांपल शुरुआत की थी, फुटबॉल को आपने किक मारा, तो आपने जो फोर्स लगाया वो फुटबॉल पे लगाया और फुटबॉल ने आपके पैर पे लगाया, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट। दूसरा केस लीजिए कि आपने टेबल को पुश किया, तो आपने फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेबल पे लगाया, इंटर्न टेबल ने आपके हाथों पे लगाया, बैकवर्ड फोर्स है ना, जिस कारण आप पीछे मूव कर गए। या आपने जब पुल किया टेबल को, तो अपनी तरफ पुल करके आपने फोर्स लगाया और टेबल ने अपनी तरफ पुल करके लगाया, तो दोनों आपके हाथों पे लगाया, आपने हाथ से टेबल पे लगाया, टेबल ने आपके हाथ पे लगा दिया, आपको पुल कर लिया उसने, ये अपोजिट हो गए। बाइसिकल वाला भी आपने ग्राउंड पे लगाया फोर्स,
रोड पे, और रोड की सरफेस ने आपके ऊपर लगाया फोर्स, गॉट इट, आपके और बाइसिकल के ऊपर एक साथ कंबाइंड। आप जब चल रहे हैं तो आपने पीछे धकेला सरफेस को, रोड की सरफेस ने आपके ऊपर पैरों पे फोर्स लगाया, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। कोई भी एग्जांपल जितने हम डिस्कस कर रहे हैं सब में यही कंडीशन है। स्प्रिंग बैलेंस में भी इस सेकंड स्प्रिंग बैलेंस ने फर्स्ट पे फोर्स लगाया तो फर्स्ट ने सेकंड पे लगाया, तो दिस टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, बट दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं, इसलिए ये कैंसिल नहीं होते हैं, इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है, क्योंकि दिस टू फोर्स आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको कि नहीं? और इन्हीं सब एक्टिविटी के बेस पे हम स्टेटमेंट देंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। क्या स्टेटमेंट कहता है? देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट, the second object is simultaneously exerting an equal and opposite force on the first object। कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, एक्सर्ट करता है, तो साइमल्टेनियसली सेकंड ऑब्जेक्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जितना फर्स्ट ने सेकंड पे लगाया उतना ही फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन उनकी क्या होगी? अपोजिट होगी। वेरी गुड, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना? और सिंपल स्टेटमेंट इसका देख लीजिए आप, लिखा है मैंने और करके, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि जो एक फोर्स आपने लगाया वो कैसा है? एक्शन फोर्स। पहले एग्जांपल से चलते हैं, आपने किक किया फुटबॉल को, तो आपने जो फोर्स लगाया वो कौन सा था? एक्शन फोर्स। और फुटबॉल में अपनी रिएक्शन दी आपको, है ना? बात समझ में आई? दूसरा फोर्स अपन लेते हैं, टेबल पे आपने लगाया फोर्स, पुश किया उसको, उसने आपको धकेल दिया, आपके हाथ पे अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाया, तो आपने जो फोर्स लगाया वो एक्शन फोर्स है, टेबल ने लगाया वो रिएक्शन फोर्स है। दोनों केस में पुश पुल वाले में, है ना? ऐसे ही आपने ग्राउंड पे जो फोर्स लगाया साइकिल पे बैठ के वो एक्शन फोर्स है, ग्राउंड ने आप पे लगाया वो रिएक्शन फोर्स है। एक्शन और रिएक्शन दो फोर्स है ना? तो ये एक्शन और रिएक्शन क्या है? आपस में इक्वल है और अपोजिट है। एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। ऐसे ही और जो एग्जांपल हमने डिस्कस किए, आप ग्राउंड पे वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, वो भी एक्शन रिएक्शन है। स्प्रिंग बैलेंस भी, सेकंड स्प्रिंग बैलेंस ने एक्शन फोर्स लगाया तो फर्स्ट ने आप पे रिएक्शन का फोर्स लगा दिया। एक मजाक वाली बात करते हैं कि आप दो दोस्त थे, आपस में मजाक में एक ने दूसरे को छेड़ा, उसने कुछ बोल दिया, उसको उल्टा दिया, वो तुरंत रिएक्शन में आपको रिप्लाई देगा, तो वो रिएक्शन है ना? रिएक्शन, एक्शन और एक्शन के अपोजिट रिएक्शन हो गई। तो इसलिए वो एप्लीकेबल होगा, फोर्स वाली बात नहीं बोला है, लेकिन क्या होता है कि हर एक्शन की एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन एक्चुअली फोर्स से रिलेटेड बात हो रही है ना, वो हमेशा नहीं, लेकिन वो अल्टीमेटली हम एक समझने के लिए बात कर सकते हैं कि आपने कोई किसी को कुछ कहा, उसने रिएक्शन में कुछ रिप्लाई दिया, तो वो एक्शन रिएक्शन हो गई ना, समझ गए? बोलना नहीं है वैसे, कभी किसी से लड़ना नहीं चाहिए, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो मजाक की बातें हैं, समझ, लेकिन एग्जाम्पल है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन उसको अपन अभी साइड में रखते हैं, अपन वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना? तो हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है ना? ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये इतना सा स्टेटमेंट याद रख लीजिए, करेक्ट है ना? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने सारे एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए, इसमें क्या था? हमने यही देखा ना कि एक्शन और रिएक्शन है, दो फोर्स है और वो आपस में इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट भी आपको ये समझ में आ गया, दूसरा स्टेटमेंट, दोनों में से जो आपको समझ में आया, दोनों एक ही बात है, अल्टीमेटली बात हुई है। व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट, देन सेकंड ऑब्जेक्ट इज साइमल्टेनियसली एक्सर्ट द एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मतलब कोई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, एक ने लगाया तो दूसरे ने भी उस पर लगाया, डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आया? क्लियर है? बहुत सारे एग्जांपल लिया, उसके बेस पे हमने इसका स्टेटमेंट दिया, तो वो एग्जांपल अल्टीमेटली क्या है? इसी के एग्जांपल हो गए, इसी के एग्जांपल हो गए।
ठीक है।